हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम बात करें केवल और केवल यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश दरोगा की, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका संविधान। और संविधान की यदि बात करें तो शुरू से लेकर के सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड बीपीएस को ओपन करें और सर्च करें संविधान। ठीक है, तो वहां पर सारी की सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आज हम जो बात करने वाले हैं वह विशेष रूप से बात करेंगे हम किसकी, राज्यसभा की। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमने भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और संसद की प्रक्रिया और संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत लोकसभा को भी हमने जो है पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा को। तो चलिए देर किस बात की, सबसे पहले अपना कॉपी पेन निकालिए और फटाफट चीजों को मेरे साथ नोट करना शुरू कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। राज्यसभा को कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, या हम कह सकते हैं इसको राज्य की सभा, यानी राज्य की सभा। राज्य की सभा ही क्या कहलाती है, राज्यसभा कहलाती है। और विशेष प्रश्न इसका ये बनता है क्या कि यह कौन सा सदन है, यह स्थायी सदन है। यह स्थायी सदन है। प्रश्न ये बनता है कि इसको स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इसके लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल क्या बनता है। तो आर्टिकल जैसे आप यहाँ पर समझ लीजिए, क्या मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सरला। ठीक है, से हो गया संसद, और संसद की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 79, और रैसा हो गया राज्यसभा, और राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80, और लैसा हो गया आपका लोकसभा। लोकसभा के लिए जो आर्टिकल बनेगा वो बनेगा 81। तो आज हम बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा की संरचना की यदि हम बात करें तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 जो आर्टिकल 80 में क्या दे रखा है, राज्यसभा दे रखा है। और यदि हम बात करें राज्यसभा की तो प्रश्न ये बनता है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250, अधिकतम 250 होती है। और यदि हम बात करें कि वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है तो वो है 245। तो मैं लिख देता हूँ कि अधिकतम सदस्य संख्या अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250। और वर्तमान में संख्या सदस्यों की कितनी है, 245। और उन 245 की यदि हम बात करें तो ये कैसे बनती है, 12 प्लस 233। 12 प्लस 233 कैसे बनेगी, आपको ज्ञात होगा कि इसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और 233 सदस्य जो होते हैं वो सभी राज्य क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। ठीक है, कैसे, आर्टिकल 80 ये कहता है, आर्टिकल 80 ये कहता है, क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनीत होने का मतलब क्या है कि 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी चुनाव लड़ना नहीं पड़ता है, उनको केवल और केवल राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं, यानी राज्यसभा में भेजते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये 12 सदस्य कौन होते हैं। जैसे हम बात करें साहित्य, या हम बात करें विज्ञान, या हम करें बात काय की, कला की, या समाज सेवा की। तो ऐसे व्यक्ति जो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, इन व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, यानी विशेषज्ञ। ये सदस्य जो विशेषज्ञ होते हैं इनको राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। फिर प्रश्न क्या बनता है कि ये जो 12 सदस्य होते हैं किसी न किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होते हैं, ऐसा जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में लिखा गया है।
और यदि हम बात करें कि जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो क्या ये राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति है? नहीं, यह राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, बल्कि मंत्री परिषद 12 सदस्यों की एक लिस्ट जारी करती है और उस लिस्ट के अनुसार ही मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर क्या है कि राष्ट्रपति को जो है 12 सदस्यों की लिस्ट भेजेगी कौन, मंत्री परिषद, और इस लिस्ट के अनुसार ही जो है राष्ट्रपति जो है इन लोगों को शामिल करेंगे, किसमें, राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। अब प्रश्न ये बनता है कि जैसे कि यहाँ पर खेल जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है, यहाँ पर खेल जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन यदि बात करें हम खेल की, तो खेल क्या है, एक प्रकार की आर्ट है, यानी कला है। ठीक है, तो ऐसे जैसे हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, नवजोत सिंह सिद्धू की, या मेरी कॉम की, या दारा सिंह की, तो इनको भी जो है राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। और जबकि ये किस चीज से संबंध रखते हैं, खेल से, और खेल क्या है, कला है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नाम, खेल से संबंधित व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हो गए, नवजोत सिंह सिद्धू हो गए, और यदि हम बात करें तो मैरी कॉम हो गई, और यदि हम बात करें तो कौन हो गए, दारा सिंह हो गए। तो इन सदस्यों को भी राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो प्रश्न आर्टिकल 80 के तहत और क्या बनता है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि आर्टिकल 80 में क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 80 में और क्या लिखा है, आर्टिकल 80 में यह लिखा है कि जो 12 सदस्य हैं इनको तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर लिया जाता है, और जो बाकी के 233 सदस्य हैं, इन 233 सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, यानी 233 सदस्यों का चुनाव होता है, 233 सदस्यों का चुनाव होता है। और यदि हम बात करें चुनाव की, तो प्रश्न आता है इनका चुनाव जो है किस प्रकार से होता है, तो इनका चुनाव हो जाता है एकल संक्रमणीय या अनुपातिक गुप्त पद्धति से। इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय या अनुपातिक गुप्त पद्धति से। यदि हम बात करें तो जो गुप्त शब्द था यह पहले लिखा हुआ था, आज जो शब्द है वह शब्द लिखा हुआ है खुला, यानी खुला मत प्रणाली से जो है इनका चुनाव होता है। और यदि हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष होता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष होता है। ठीक है, और 6 वर्ष के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो एक तो प्रश्न ये बता कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि उसके सदस्य का कार्यकाल होता है। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और यदि हम बात करें इस 6 वर्ष की, तो सदस्य जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में जो है वो अवकाश लेते हैं, या हम कह सकते हैं रिटायर होते हैं। ठीक है, तो सदस्य संख्या का 1/3 हर 2 वर्ष में अवकाश लेते हैं, या हम कह सकते हैं इन्हें क्या रिटायर होते हैं, हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। अब यदि हम बात करें इनके चुनाव की, तो चुनाव को लेकर के और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, चुनाव जरा समझ लीजिए इस बात को। क्या चुनाव के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इनका जो चुनाव होता है, इनका जो मत होता है, यानी वोट होते हैं, वो वरीयता क्रम में होते हैं। ठीक है, यानी मत वरीयता क्रम में होते हैं, मत वरीयता क्रम, मत जो है इनका वह वरीयता क्रम में होता है। और क्या होता है इसमें, जो होता है कि किसी भी सदस्य को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। जो उम्मीदवार होता है वह निश्चित कोटा प्राप्त करता है। यदि उम्मीदवार निश्चित कोटा मत प्राप्त नहीं करता है,
तो उसके मत जो है हस्तांतरित हो जाते हैं, यानी निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। आगे क्या प्रश्न बनेंगे? आगे प्रश्न ये बनते हैं क्या कि जीतने वाले व्यक्ति को एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, यदि निश्चित कोटा प्राप्त वह नहीं कर पाता तो उसके मत जो हस्तांतरित हो जाते हैं। और यहीं से यदि हम बात करें क्या, तो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, और अनुसूची 4 की यदि हम बात करें तो इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि किस राज्य से कितने सदस्य जो है राज्यसभा में निर्वाचित हो सकते हैं, यानी राज्यों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो ये बात जो लिखी हुई है भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में लिखी हुई है। जैसे हम बात कर लेते हैं, किसी भी राज्य की हम बात कर लेते हैं क्या, कि जैसे कोई भी राज्य ले लो, उस राज्य की जितनी सदस्य संख्या होती है तो उस सदस्य संख्या का 1/3 पहले रिटायर हो जाएंगे, फिर उसके 2 वर्ष बाद 1/3, फिर उसके 2 वर्ष बाद 1/3, फिर उसके 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, अवकाश लेते हैं, रिटायर होते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वह कौन कराते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी चुनाव जो है चुनाव जो है वो राज्यसभा की राज्य की विधानसभा द्वारा जो है चुनाव कराया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि राज्य के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और ऐसा जो लिखा है सीधा सीधा कहाँ पर लिखा है, आर्टिकल 80 में लिखा है। क्या लिखा कि एक राज्य होता है, राज्य में क्या होती है, विधानसभा, और विधानसभा जो होती है वह जो है चुनाव कराती है, विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि जो एक सदस्य होता है उस सदस्य का जो है वोट का आंकलन कैसे किया जाता है, या हम सीधा सीधा उसके लिए एक फार्मूला लिख देते हैं कि मतदाताओं की संख्या, फार्मूला मतदाताओं की संख्या, फिर उसके बाद होता है प्लस जीतने वालों की संख्या, मतदाताओं की संख्या, जीतने वालों की संख्या, और यहाँ पर आगे होता है प्लस का 1। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला गणना करता है किसकी, एक सदस्य के मत की या वोट की। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं क्या कि कोई भी राज्य है, अगर मान लीजिए किसी राज्य की, या हम बात करें राजस्थान की, तो उस राज्य के विधानसभा के यानी मतदाताओं की संख्या ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसा मान लो मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई 200, और जीतने वाले व्यक्तियों की यदि हम बात करें तो कितने हो गए, यहाँ पर लिखा 1 और प्लस जीतने वाले 3 और प्लस 1। तो इस तरह से इस फार्मूले को हल कर लेंगे, और लगभग जितना भी आएगा वह जो है क्या होगा कि उसको इतने में से इतने वोट यानी कुल 51 वोट उसको प्राप्त करने होंगे। तो ये होता मतदाता की यानी वरीयता क्रम का फार्मूला। उसके बाद यदि हम बात करें कि इनका चुनाव जो होता है वो किस पद्धति से होता है, अनुपातिक पद्धति से होता है। पहले इसमें गुप्त शब्द था, अब इसमें खुला शब्द है, यानी चुनाव जो होता है खुला पद्धति से होता है। चुनाव अनुपातिक खुला पद्धति से इनका जो है क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, और खुला पद्धति का मतलब क्या है कि इसमें जो है वोटर अपना मत दिखाएगा कि मैं जो है किसको वोट यहाँ पर दे रहा हूँ। और आगे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या कि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा की यदि हम बात करें तो इसका जो पहले नाम था वो काउंसिल ऑफ स्टेट ही था। राज्यसभा का पहला नाम जो था वो काउंसिल ऑफ स्टेट ही था। अब बात करते हैं कि ये राज्यसभा नाम जो है कब रखा गया। ठीक है, तो 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा रखा गया। 23 अगस्त 1954 को नाम क्या रखा गया, इसका राज्यसभा नाम रखा गया। पहले नाम जो था इसका वो क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट था। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा गठित कब हुई। राज्यसभा जो गठित होती है उसकी डेट आपसे पूछ लेता है तो 3 अप्रैल
1952 को राज्यसभा गठित की गई थी। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा गठित की गई थी। और इसकी यदि हम बात करें पहली बैठक की, तो 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952। 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हो जाती है, किसकी? राज्यसभा की। और आगे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो आगे इससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनते हैं क्या, कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको परमानेंट हाउस या स्थायी सदन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह भंग नहीं होती। और यदि हम बात करें इसकी क्या आगे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात ये करते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। परमानेंट हाउस की यदि हम बात करें, क्योंकि प्रश्न बनता है कि 1954 में लॉटरी द्वारा 1/3 सदस्यों को जो है अवकाश प्राप्त कराया गया था। 1954 या 58 की यदि हम बात करें तो ठीक है, 1954 या 56 में जो है 1954, 56 और 58 में जो है लॉटरी के माध्यम से जो है 1/3 सदस्य को अवकाश प्राप्त कराया गया था। इसलिए यही मेन वजह है कि ये कभी भंग नहीं होती। और भंग होने के यदि हम बात करें तो इसका कोई परमानेंट या स्थायी टाइम नहीं होता, टाइम ऑफ पीरियड यानी कार्यकाल नहीं होता। जैसे लोकसभा की यदि हम बात करें तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और वह 5 वर्ष से पहले भंग भी हो सकती है। ठीक है, और प्रश्न यहाँ से क्या बनता है कि इसकी योग्यताओं को लेकर के, तो जिस तरह से लोकसभा है, लोकसभा के संदर्भ में योग्यता 25 वर्ष, और यही इसकी योग्यता की यदि हम बात करें तो इसकी योग्यता को लेकर के इसकी योग्यता केवल और केवल 30 वर्ष उम्र, 30 वर्ष उम्र का प्रावधान कर रखा है। यानी लोकसभा की 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता सबसे पहली होती है वह 30 वर्ष होती है। और एक योग्यता तो आप जानते हैं कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी लाभ के पद पर भी ना हो। तो ये सारी चीजें जो है कहाँ पर आती है? लोकसभा के राज्यसभा के अंतर्गत आती है। फिर इसमें यदि हम बात करें तो इसके लिए विशेष प्रावधान क्या किया गया है? इसके लिए विशेष प्रावधान ये है, विशेष प्रावधान ये किया गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी राज्यसभा का राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के पद से हटाया जाएगा तो इसके लिए प्रस्ताव सबसे पहले किस में लाया जाएगा? राज्यसभा में ही लाया जाएगा। यदि राज्यसभा सहमत हो जाती है तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद पर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और प्रस्ताव की पहल जो है सबसे पहले कौन करेगा? राज्यसभा ही करेगी। ठीक है, प्रस्ताव की पहल कौन करेगी? राज्यसभा ही करेगी। किसको? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। और यहीं पर यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति, लेकिन पदेन सभापति होता है। आगे यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 249। आर्टिकल 249 में क्या लिखा है कि यदि राज्यसभा को ऐसा लगता है कि कोई भी विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है और वह राष्ट्रीय महत्व के होने का कारण बनता है तो उस पर राज्यसभा जो है स्थायी उपस्थित व मतदान देने वालों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 से कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। और वह कानून मान्य होगा सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए। आप लोग जानते हैं जब कोई भी बिल या प्रस्ताव संसद में रखा जाता है तो उसको दोनों सदनों से गुजरना पड़ता है, राज्यसभा से भी
और लोकसभा से भी। और जब राष्ट्रपति की उस पर मोहर लग जाती है, हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वह बिल कानून बन जाता है और पूरे देश में सभी के लिए सर्वोपरि व मान्य होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 249 क्या कहता है कि यदि राज्यसभा या राज्य सूची का ऐसा कोई विषय है जो राष्ट्रीय महत्व के लिए है, तो उस पर राज्यसभा केवल 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या कि आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 में क्या लिखा है, राज्यसभा को यदि ऐसा लगता है कि वह यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन वह जो मान्य होगा केवल 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है। उसके बाद क्या प्रश्न बनता है, एक और भारतीय संविधान का आर्टिकल है जिसको हम बोल देते हैं आर्टिकल 312। और आर्टिकल 312 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है या उसका प्रस्ताव रख सकती है। किसका, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में क्या लिखा है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है या उसके लिए प्रस्ताव रख सकती है। आर्टिकल 312 में ऐसा साफ शब्दों में लिखा है। और यदि हम बात करें तो 2/3 बहुमत से उपस्थित, चाहे सदस्य उपस्थित हो या उपस्थित ना भी हो, तो 2/3 सदस्य के बहुमत से जो है इसको गठित कर सकती हैं। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि कौन, जैसे आपका IAS हो गए, IPS हो गए या IFS जो लोग होते हैं, ये अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल हो रहा है आर्टिकल 309। आर्टिकल 309 क्या कहता है कि जो आपके IAS अधिकारी हो गए, IPS अधिकारी हो गई, IFS अधिकारी हो गए, इनकी जो है सेवा शर्तों में नियमों का निर्धारण कर सकती है। नियमों का निर्धारण कर सकते हैं कौन, राज्यसभा। इसके बाद यदि हम बात करें कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इसके आगे बाकी जो नियम बनेंगे वो कौन तय करेगी, संसद तय करेगी। इसके अतिरिक्त अन्य जो नियम होंगे। फिर यहीं पर भारतीय संविधान का एक और खूबसूरत आर्टिकल है जिसको संज्ञा दी गई, आर्टिकल 310। और आर्टिकल 310 की यदि हम बात करें तो इसमें लिखा है कि अखिल भारतीय सेवा के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहने का मतलब क्या है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, यानी इनको केवल और केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। तो आर्टिकल 310 में क्या लिखा है, मैं लिख देता हूँ। आर्टिकल 310 इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ठीक है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। ठीक है। फिर उसके बाद एक और प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि भाई आर्टिकल 311 कहता है कि इनको हटाएगा कौन, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं वह इनको हटा सकते हैं। यानी आर्टिकल 311 राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी, राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी इनको हटा सकते हैं, यानी हटाना, इनको हटा सकते हैं। या फिर इनको कौन हटाएगा, राष्ट्रपति ही हटाएगा। ठीक है। फिर आर्टिकल 312 में एक बात और लिखी है, आर्टिकल 312 में एक बात और लिखी है, क्या लिखी है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना अधिकारियों के दायित्व के लिए राष्ट्रपति के परिपूर्ण है। या हम कह सकते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का
सृजन करना, और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है वो किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 312 के अंतर्गत आता है। और यदि हम यहीं पर बात करें, क्या जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 352, और आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। यदि हम बात करें आर्टिकल 356 की, तो 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। और यदि हम बात करें आर्टिकल 360 की, तो 360 में क्या है, वित्तीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात अधिकतम 1 महीने के लिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 2 महीने के लिए, वित्तीय आपात अधिकतम दोनों 2 महीने के लिए लग सकते हैं। और बाकी इससे आगे को यदि बढ़ाना होता है, तो इससे आगे को बढ़ाने के लिए क्या होगा, संसद से हमें स्वीकृति लेनी होगी। ठीक है, संसद से स्वीकृति लेनी होगी। यदि आपातकाल के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है, कोई सा भी आपातकाल है, राष्ट्र वित्तीय आपात हो गया, पूरे देश में लगता है, राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लगता है, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन मात्र किसी एक राज्य में या किसी भी क्षेत्र में लग सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 1 महीने के लिए, इससे आगे बढ़ाना स्वीकृति लो। राष्ट्रपति शासन 2 महीने के लिए, आगे बढ़ाना स्वीकृति लो। वित्तीय आपात 2 महीने के लिए, इससे आगे बढ़ाना तो संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और संसद से स्वीकृति लेने का मतलब है दोनों सदनों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। और यदि लोकसभा भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अनुमति कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा अनुमति देती है। आगे हम बात करते हैं कि राज्यसभा से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं, क्या कि जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री की हम बात करें, तो प्रधानमंत्री जो होता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, ऐसा संसदीय प्रक्रिया में नियम में लिखा है। और यदि हम बात करें तो भारत में ऐसे भी राष्ट्रपति हुए हैं जो राज्यसभा का सदस्य थे और वो क्या बने, राष्ट्रपति। जैसे हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी 1966 व 67 का टाइम है, यह जो है राज्यसभा की सदस्य थी और ये क्या बनी, प्रधानमंत्री बनी। फिर यदि हम बात करें यहीं पर, तो प्रश्न बन जाता है किसको लेकर के, एच.डी. देवगौड़ा को। एच.डी. देवगौड़ा की यदि हम बात करें, एच.डी. देवगौड़ा की यदि हम बात करें, तो इनका जो टाइम था 1996-97 की यदि हम बात करें, तो यह भी राज्यसभा का सदस्य थे, क्या बने, प्रधानमंत्री बने। और यदि हम बात करें एक और नाम की, तो वह नाम आ जाता है आई के गुलजार का। यानी आई के गुलजार की यदि हम बात करें, आई के गुलजार तो गुलजार साहब जो होते हैं 1997 व 98 के टाइम में ये भी जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं और ये क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और यदि हम बात करें सन 2004 की, तो सन 2004 में मनमोहन सिंह ये भी राज्यसभा का सदस्य थे, क्या बने, प्रधानमंत्री बने। ठीक है, मनमोहन सिंह की यदि हम बात करें, तो 2004 का टाइम था, ये भी जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं, क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री। तो कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा के सदस्य है या लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये लोग लोकसभा से संबंधित नहीं थे, ये राज्यसभा के सदस्य थे, क्या बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन क्या एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है या राज्यसभा में एंट्री करना चाहता है, तो राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य की किसी भी क्षेत्र की सूची में होना चाहिए जहां से वह, जिस राज्य से वह राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, इसके बाद क्या प्रश्न बनता है कि जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है उस राज्य की राज्य सूची के क्षेत्र में नाम होना चाहिए। यानी सदस्य बनने के लिए, किसका बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस राज्य की किसी भी क्षेत्र की सूची में, किसी भी क्षेत्र में चुनाव में जो है नाम होना चाहिए। चुनाव में क्या, यदि आप अपने यहाँ से चुनाव लड़ोगे, तो अपने यहाँ से चुनाव तो जब ही लड़ोगे जब तुम वहां की सूची में यानी वोटर होगे, जब वोटर होगे तभी जो है चुनाव लड़ोगे। यानी हम बात करते हैं कि कोई सदस्य उत्तर प्रदेश राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो उत्तर प्रदेश राज्यसभा का सदस्य जब भी बनेगा जब उत्तर प्रदेश का निवासी हो, या हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की
जो वोटर लिस्ट होगी उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र का रहने वाला या निवासी हो। फिर यदि हम बात करें क्या कि एक नियम, एक विशेष तथ्य ये भी है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही 6 वर्ष के लिए किसी को भी उपसभापति चुन सकती है। यानी राज्यसभा राज्यसभा अपने सदस्यों में से 6 वर्ष के लिए उपसभापति चुन सकती है उपसभापति चुन सकती है। और जबकि मुख्य सभापति जो होता है वह कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, पदेन सभापति। फिर उसके बाद प्रश्न ये बनता है क्या कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायित्व होती है, लेकिन राज्यसभा मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है। तो इस चीज को भी लिख लीजिए कि राज्यसभा मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है। मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायित्व या उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि लोकसभा जो है वह मंत्री परिषद के उत्तरदायी होती है। और मंत्री परिषद जो आती है वो किस में आती है? केंद्र सरकार में आती है। फिर प्रश्न क्या बनता है? धन विधेयक को लेकर के प्रश्न बन जाता है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा जो है ना कोई निर्णय नहीं लेती। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है। और जबकि आपको मालूम है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय, अंतिम निर्णय जो होता है वह लोकसभा का होता है, और वह भी किसका? लोकसभा के अध्यक्ष का। यदि ये सारी चीजें आपको जाननी है तो आप जो है एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए। पिछला वीडियो कौन था? लोकसभा वाला। लोकसभा को यदि आप देखेंगे पिछले वीडियो को तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या कि धन विधेयक के संदर्भ में जो है राज्यसभा को 14 दिन मिलते हैं। इन 14 दिन में वह अपना निर्णय दे या ना दे, परामर्श दे या ना दे, वह जो है विधेयक जो है पारित ही समझा जाएगा। क्योंकि धन विधेयक का जो मुद्दा है वो सीधा सीधा लोकसभा पे है। और लोकसभा धन विधेयक, धन का मतलब है कि जनता का पैसा, और जनता का पैसा कहाँ, कैसे, किस प्रकार से खर्च करना है, किस पर टैक्स लगाना है, किस पर नहीं लगाना, जनता के पैसे को कहाँ खर्च करना, तो ये कौन तय करेगी? जनता। और जनता के प्रतिनिधित्व जो होते हैं वो किसमें होते हैं? लोकसभा में होते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति वर्ष में 2 बार जो है राज्यसभा का अधिवेशन बुलाते हैं या आहूत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा को एक वर्ष में 2 बार आहूत करते हैं। 2 बार आहूत करते हैं। आहूत का मतलब होता है अधिवेशन बुलाना, यानी 2 बैठकें कराएंगे एक वर्ष में, और प्रत्येक बैठक में जो है कम से कम 6 वर्ष से अधिक का समय नहीं हो, 6 महीने मैं लिख देता हूँ माह, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रश्न क्या बनता है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है या नहीं है। किन का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब राज्यसभा में अंडमान निकोबार का कोई सदस्य नहीं है। चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली का भी कोई नहीं है। दमन और दीप और लक्षद्वीप का भी कोई नहीं है। तो मैं सबके नाम लिख देता हूँ कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। किसका नहीं है? यहाँ पर नाम लिख देता हूं मैं, अंडमान निकोबार का, चंडीगढ़ का, लक्षद्वीप का, दमन व दीव का प्रतिनिधित्व, या दादर व नागर हवेली, इनका प्रतिनिधित्व जो है राज्यसभा में नहीं है। ठीक है ना, ये चीजें आपने याद रखनी है। अब मैं आपको एक लिस्ट जारी करूंगा और उस लिस्ट में ये बताऊंगा कि किस राज्य से कितनी सदस्य संख्या राज्यसभा में है या होती है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर छाप देता हूँ।
तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इधर मैंने लिखा राज्य का नाम और इधर लिखा सदस्य संख्या। तो किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है, यहाँ से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 31। महाराष्ट्र की 19, आंध्र प्रदेश के 18, तमिलनाडु के 18, बिहार के 18, कर्नाटक की 12 है। और यदि हम बात करें एमपी यानी मध्य प्रदेश और गुजरात की सदस्य संख्या राज्यसभा में कितनी है, 11। उड़ीसा और राजस्थान की कितनी है, 10। केरल की 9 और पंजाब की कितनी है, 7। ठीक है। तो आप जो है ना एक बार इसका पूरा का स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी या पेन रजिस्टर में जो है इसको नोट कर लेना। आगे बात करते हैं। असम की राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है, 7। झारखंड की 6, छत्तीसगढ़ की 5, हरियाणा की 5 और जम्मू कश्मीर की 4, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एचपी और यूके, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की 3, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम की कितनी है सदस्य संख्या, 1। अरुणाचल प्रदेश और गोवा की सदस्य संख्या कितनी है राज्यसभा में, 1। और यदि हम बात करें दिल्ली, तो दिल्ली की 1 और पुदुचेरी की भी, और पश्चिम बंगाल की सदस्य संख्या कितनी है, 16 है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सबको नोट कर लेना। आपको पता चल जाएगा किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य संख्या होती है। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अभी करो लाइक, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। यूपी दरोगा व बहुत सारी अन्य परीक्षाओं के लिए ये जो है संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो कल हम बात करेंगे एक अन्य टॉपिक भारत के महान्यायवादी पर। ठीक है, भारत के महान्यायवादी पर हम चर्चा करेंगे कल। और तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा और थैंक यू, धन्यवाद।